डिकोडिंग सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम दी बार फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैड्रिड में सुबह का समय है और लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। सेल्समैन सर्जियो एक क्लाइंट को अपने लेटेस्ट सामान के बारे में बताने के लिए फ़ोन कर रहा है। आवारा इजराइल, जो कि एक आदमी है, उसको सड़क पर सोने के लिए पुलिस एक बार फिर से भगा देती है। जुए की दीवानी ट्रिनी ने अपने किराए वाले से आज का खर्च अपने बिल पर डालने के लिए कहा है और युवा एलेना अपने दोस्त को फ़ोन पर बता रही है कि जिस लड़के से वह ऑनलाइन मिली थी वह उसके साथ डेट्स पर जा रही है। लेकिन फ़ोन पर बात करते हुए जब एलेना के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वह काफ़ी पीने के लिए एक बार में जाने का फैसला करती है और बार के एक कर्मचारी सतूर से फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर उधार मांगती है। तभी उसके पीछे से एक खांसने वाला बीमार आदमी भी बार में प्रवेश करता है और बाथरूम यूज करने के लिए चला जाता है, जिससे बार की मालकिन एम्पारो नाराज हो जाती है क्योंकि लोग हमेशा उसके बार के शौचालय का यूज बिना कुछ खरीदे ही कर लेते हैं। इजराइल अचानक से बार के अंदर घुस जाता है क्योंकि वह जानता है कि एम्पारो उसे मुफ्त में खिलाएगी और उसका निरंतर बाइबिल का जोर से उच्चारण करना वहाँ के सभी लोगों के लिए एक झुंझलाहट का कारण बन जाता है, जिसमें एक रोगी बैंक क्लर्क, एक स्ट्रीट क्लीनर और पूर्व सिपाही एंड्रेस शामिल है। लेकिन इससे नाचो परेशान नहीं होता है क्योंकि उसके पास उसका हेडफोन है। सर्जियो और ट्रिनी बार में आते हैं और ट्रिनी बार में लाई हुई अपना सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। एक बैंक का क्लर्क अपने नाश्ते के इंतजार में थक जाता है तो वह बिना खाए जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है उसे गोली मार दी जाती है। गलियों में हर कोई भाग रहा होता है और बार में सभी लोग घबरा जाते हैं। हालांकि नाचो को यह समझने में एक पल लगता है क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाया हुआ है। बार के अंदर कोई सिग्नल नहीं है, जिसका मतलब है कि वे पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रीट क्लीनर वैसे ही बाहर जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से जब वह गोली लगे क्लर्क की जांच कर रहा होता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। इजराइल हंसता है और बाइबिल का उच्चारण करना जारी रखता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं और खुद फर्श पर लेट जाते हैं, लेकिन वास्तव में इजराइल बार से बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसके पास आज चर्च में जाने का प्लान है। लेकिन एम्पारो उसे और अधिक भोजन देकर और बाद में प्रीस्ट से बात करने का सलाह देकर उसे रहने के लिए मना लेती है। ट्रिनी सावधानी से उठकर रिमोट हाथ में लेती है और टीवी चालू करती है, लेकिन जैसे ही वह चैनल के कार्यक्रम देखती है वहां सभी को कुछ अजीब दिखाई देता है। कोई भी चैनल मौतों के बारे में बात नहीं कर रहा होता है जो अभी अभी मैड्रिड की सड़कों पर हुई थी, जो अविश्वसनीय रूप से शक पैदा करता है। जबकि हर कोई इसके बारे में बहस कर रहा होता है तभी ट्रिनी बाहर देखती है और कुछ और भी संदिग्ध देखती है कि 100 बाहर से गायब हो गए होते हैं और वहां जमीन पर एक बूंद भी खून नहीं बचा होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति 100 लेने के लिए क्यों आया, लेकिन उसकी जांच तक नहीं की और एक बूंद भी खून नहीं छोड़ा। सभी लोग मदद की प्रतीक्षा करते हुए टीवी देखकर या बात करके खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। सतूर घटना के बारे में अलग तरीके से सोचना शुरू करता है, यह सोचकर कि क्या वह एक सपना है या उन्हें एलियंस और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जब एम्पारो उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारती है तब सभी लोग तथ्यों की जांच करना शुरू कर देते हैं। एलेना को लगता है कि शायद दोनों लोग जिन्हें गोली मारी गई है एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन स्ट्रीट क्लीनर और बैंक क्लर्क के लिए यह संभव नहीं लगता। दूसरी ओर सर्जियो को पता चलता है कि शायद यह कोई अपराधी नहीं है, जो शूटिंग कर रहा है यह पुलिस है। हो सकता है कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली हो कि यहाँ एक अपराधी बार के अंदर है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह कौन है, इसलिए वे बाहर जाने वाले हर व्यक्ति को गोली मार देते हैं। अगर यह कोई बम ले जाने वाले आतंकवादी की तरह बहुत खतरनाक है तो वे बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलाके को क्यों खाली कराया गया है और पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए अंदर क्यों नहीं आ रही है। जैसा कि हर कोई इसी बात पर चर्चा करता है तभी नाचो अपने बैग को संदिग्ध लगने से पहले छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैग को छिपाते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। सर्जियो और सिपाही एंड्रेस नाचो को पकड़ते हैं जबकि सैतूर बैग को पकड़ लेता है, लेकिन वह इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। एम्पारो उससे बैग लेती है और उसे खुद खोलती है। उसे बैग में कपड़ों का एक गुच्छा और एक हार्ड डिस्क मिलता है। नाचो कसम खाता है कि यह सिर्फ उसके काम की फाइलें हैं, लेकिन जैसे ही एक और तर्क शुरू होता है कि इस हार्ड डिस्क से क्या करना चाहिए, एलेना इसे लेती है और फर्श पर फेंक कर इसके ऊपर पैर से पटक पटक कर इसको तोड़ देती है। फिर वह सबको अनावश्यक दिमाग लगाने के लिए बच्चा कह के पुकारती है। हालांकि नाचो गुस्से में है कि उसे सिर्फ उसकी दाढ़ी के कारण संदिग्ध दृष्टि से देखा गया और क्योंकि उसने गन शॉट को नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए वह वही आरोप लगाने के लिए सर्जियो के सूटकेस की ओर इशारा करता है। एम्पारो सूटकेस उठा लेती है और सर्जियो उसे वापस छीनने की कोशिश करता है, जिसे सैतूर अपने मालकिन का बचाव करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सर्जियो उसे हिट कर देता है। अचानक से एंड्रेस उसे रोकने के लिए एक बंदूक निकालता है और हर कोई इतना हैरान है तभी इजराइल सूटकेस चोरी करने का मौका पा जाता है। बाइबिल को फिर से उच्चारण करने के बाद वह इसे खोलता है, लेकिन इसमें सिर्फ
कपड़े का एक गुच्छा गिरता है। उसी समय बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। वे उस बीमार आदमी के बारे में भूल गए थे। दरवाजा बंद है, इसलिए एंड्रेस इसे खोलने के लिए गोली मार देता है और दरवाजे को तोड़ देता है। उन्होंने देखा कि फर्श पर आदमी ट्रायलर के ऊपर झुक गया है और उसके कान से खून बह रहा है और उसके बगल में एक अजीब सी सिरिंज इंजेक्शन गिरी हुई है। अचानक एक और उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। इस बार सड़कों से शोर आ रहा है। यह विशेष नकाबपोश एजेंटों की ओर ले जाने वाला एक ट्रक है जो मदद के लिए इन लोगों को चिल्लाने को अनदेखा करता है और इसके बजाय बार के बाहर टायरों का ढेर लगा देता है और फिर बार में आग लगा देता है। यह आग गहरे धुएं के साथ टीवी पर दिखाई जाती है। समाचार एंकर मैड्रिड के बीच एक बड़ी आग के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सभी लोगों को पता चलता है कि यह सरकार द्वारा कराए गए हत्याओं को कवर करने के लिए शुरू की गई हरकत है। बीमार आदमी तब भयानक स्थिति में बाथरूम से बाहर आता है। वह अपना फोन गिरा देता है और फर्श पर गिरने और मरने से पहले मुझे मत छुओ कहता है। नाचो उस आदमी का फोन पकड़ लेता है और तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि वह सेना का था और अफ्रीका में काम करता था। तस्वीरों में पुरुषों के एक समूह को हजमत सूट पहने हुए भी दिखाया जाता है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। यह आदमी अपने साथ एक घातक बीमारी लेकर आया है, इसलिए इलाके को खाली करा लिया गया है और बाहर से निकलने वाले हर व्यक्ति को गोली मार दी गई है। सबसे अधिक संभावना है वे सभी पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं और सरकार इसे कवर कर रही है। यह सोचकर कि वे मरने वाले हैं, हर कोई प्रतीक्षा करते हुए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश में वापस चला जाता है और इजराइल बीमार व्यक्ति के अंतिम संस्कार की प्रार्थना के लिए तैयारी करता है। एलेना और नाचो के पास बीमार आदमी का फोन है जिसमें केवल 10% बैटरी बची होती है और वे सिग्नल खोजने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। नाचो बार की छत के एक ऊंचे हिस्से के पास एक कुर्सी पर खड़े होकर इसे मैनेज करता है और तब वह अपने दोस्त को यह समझाने के लिए फोन करता है कि टीवी पर दरअसल झूठ बोला जा रहा है। तभी सतूर उसे फोन लेता है और फोन पर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसे नाचो के दोस्त को लगता है कि यह एक प्रैंक कॉल है और वह तुरंत फोन काट देता है। नाचो को नहीं लगता कि एक और कॉल के लिए पर्याप्त बैटरी बची है और दोनों लोग फोन के लिए तब तक लड़ना शुरू हो जाते हैं जब तक कि कुर्सी टूट नहीं जाती है और वो दोनों लोग एक साथ नीचे नहीं गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी पीछे धकेल उठते हैं। इससे टीनी स्लॉट मशीन से टकराती है और जैकपॉट मारती है, जिससे वह सिक्कों का एक गुच्छा निकाल देता है, जिसे इजराइल उठाना शुरू कर देता है। एंड्रेस बीमार आदमी के फोन को एक और प्रयास करना चाहता है, लेकिन एम्पारो उसे चेतावनी देती है कि वह इसे स्पर्श न करे क्योंकि यह उस बीमार व्यक्ति का था जिससे संक्रमण था। असल में एम्पारो चाहती है कि बीमार आदमी को छूने वाला हर शख्स उससे दूर रहे। एंड्रेस और सर्जियो उसके साथ सहमत हैं। यह सोचकर कि सावधानी बरती जानी चाहिए, इसलिए वे उन लोगों से दूर हट जाते हैं जो उस फोन को छुए थे। वे काउंटर के पीछे एम्पारो के साथ छिप जाते हैं। एलेना को लगता है कि यह हास्यास्पद है क्योंकि वो अब तक एक साथ घंटों रह चुके हैं और वे सभी एक दूसरे को छू चुके हैं, लेकिन तीनों अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। इसके बाद एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है कि वे अपने स्टोर रूम में चले जाएं और बीमार व्यक्ति के शरीर को अपने साथ ले जाएं। नाचो नहीं चाहता कि वह जाए, लेकिन जब एंड्रेस स्लॉट मशीन को शूट करता है तो यह दिखाने के लिए कि वह कितना सीरियस है, वो अपना मन बदल लेता है। इजराइल इस समय तक आनंद में डूबा हुआ है और बाइबिल को उच्चारण करने में बहुत ज्यादा व्यस्त है। इस प्रकार अम्पारो उसे 2 बोतल शराब देकर जाने के लिए मना लेती है। गंदे पुराने स्टोर रूम के अंदर वे लोग टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं, लेकिन ट्रिनी क्लारोफोबिक है और घबराने लगती है। वह सीढ़ियां चढ़ती है और बिना किसी कारण के दरवाजे से टकराना शुरू कर देती है और अपनी हताशा में बहते हुए गलती से बोतलों के एक डिब्बे से टकरा देती है और उन्हें तोड़ देती है। नाचो ने नोटिस किया कि लिक्विड बहने का कोई रास्ता नहीं है, जिसका अर्थ है कि वहां एक नाली होनी चाहिए, जिसे वे कुछ सामान के एक तरफ ले जाने के बाद ढूंढते हैं। जब वे ढक्कन हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नाली एक सीवर से जुड़ा हुआ है जो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। इसलिए इजराइल वॉलंटियर की तरह वहां नीचे जाने के लिए तैयार है। वह अपने कपड़े उतारता है, अपने शरीर पर तेल से ढकने के लिए सिक्कों का अपना बैग छोड़ देता है, फिर वह नाले में उतरने का प्रयास करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसे धक्का देकर कितनी मुश्किल से मदद करते हैं, लेकिन यह रास्ता इजराइल के लिए बहुत ज्यादा संकरा है और वह इसमें फंस जाता है। अचानक उन्हें ऊपर से आने वाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि लोगों का एक समूह बार में प्रवेश कर गया है और एम्पारो, एंड्रेस और सर्जियो को गोली मार देता है। फिर वो देखते हैं कि बार का तापमान गर्म हो रहा है, दरवाजे से धुआं आ रहा है। बार के अंदर इसे कीटाणु रहित करने के लिए आग लगा दी गई है। ये सोचकर कि उनका दम जल्दी ही घुट जाएगा, इसलिए एलेना, नाचो और सैतूर ने इजराइल को नाले से बाहर निकालने के लिए अपनी ताकत एक साथ लगाते हैं ताकि वो सीवर के बाहर आ सकें। ट्रिनी एक और चिंता के दौर से गुजर रही है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में उसके हाथ जल जाते हैं। वे उसकी जलन को तेल से ढक देते हैं और चीजों के शांत होने की प्रतीक्षा करते हुए उसके हाथों को टॉयलेट पेपर से लपेट देते हैं। एक बार जब वे ऊपर की ओर कोई शोर नहीं सुनते हैं, नाचो झाड़ू से दरवाजा खोलता है और सारी चीजें जली हुई पाता है, लेकिन शवों का कोई निशान नहीं है।
एजेंटों द्वारा दरवाजा बंद कर दिया गया है और शव को वापस ले जाया गया है। इसका अर्थ यह है कि वो देख नहीं सकते कि अंदर क्या हो रहा है। ये लोग स्टोर रूम से बाहर आने का फैसला करते हैं और नाचो को एंड्रेस की बंदूक मिलती है, जिसे वो अपने पैंट में छुपा लेता है। भले ही वह गर्म धातु की बंदूक उसकी त्वचा को जला देती है। ट्रिनी बाहर जाकर मदद मांगना चाहती है, लेकिन नाचो उसे याद दिलाता है कि उसकी मौजूदगी उसका खुलासा करने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। उनमें से कोई भी बीमार महसूस नहीं करता है। जो नाचो को लगता है कि यहाँ कुछ दिनों तक छिपे रहने की बात है, जब तक कि घटना को भुला नहीं दिया जाता। आखिरकार स्टोर रूम में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। अचानक एक शोर सभी को चौंका देता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ बीमार आदमी का फोन है जिस पर कई मैसेज आ रहे होते हैं। एलेना उनकी जांच करती है और उसे पता चलता है कि एक दोस्त उसकी आदमी की जांच कर रहा है कि वह ठीक है या नहीं। ऐसा लगता है कि आदमी को कई दिनों से बुखार था। उसे यह भी पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने गुप्त रूप से खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए बाथरूम की तलाश में बार में प्रवेश किया था, क्योंकि उसने किसी प्रकार का प्रयोगात्मक सीरम चुरा लिया था। इसने इस आदमी पर काम नहीं किया, लेकिन सच कहूं तो वह बहुत समय से बीमार था। इसके विपरीत उन लोगों में अभी तक किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए इस बात की संभावना थी कि यह सीरम उनके लिए कारगर हो। उसी क्षण फोन बजना शुरू हो जाता है। मैसेज भेजने वाला व्यक्ति अब कॉल कर रहा है। नाचो को यकीन नहीं है कि उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह एक ट्रैप हो सकता है, और उसे सोचने में इतना लंबा वक्त लगता है कि फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। सैतूर यह देखने के लिए ऊपर की ओर दौड़ता है कि क्या उसे ऐसा चार्जर मिल सकता है। तभी एलेना को कुछ याद आता है। मैसेज में एक में 4 खुराक बचे होने की बात कही गई होती है। ये सभी शरीर की जांच करते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। फिर वे इसे खोजने के लिए बाथरूम में जाते हैं। इजराइल पहले वहां पहुंचता है। अन्य 4 सिरिंज के साथ बॉक्स पा जाता है और गाना शुरू करता है। जब उसे पता चलता है कि अब उसके पास लोगों को कंट्रोल करने का पावर है। 5 लोगों के लिए केवल 4 खुराक है, और जब ये चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, इजराइल खुद को एक इंजेक्शन लगाता है, यह संदेह करते हुए कि वे हाबो को वोट देंगे। नाचो बंदूक निकालता है, लेकिन गोली नहीं मारता, क्योंकि एलेना बताती है कि उन्हें बाहर पुलिस वाले सुन लेंगे। इसके बजाय वह उसे मारने के लिए इजराइल पर कूद पड़ता है। इजराइल उस पर काबू पाने के लिए बंदूक तान देता है। उसी समय सतूर सिरिंज को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। उस समय इजराइल उसे मारता है और बॉक्स स्टोर रूम में गिर जाता है। ट्रिनी नीचे की ओर दौड़ती है और उसे उठाती है, लेकिन अपने हाथों पर पट्टी बंधे होने के कारण वह बॉक्स को बैलेंस नहीं कर पाती है और गलती से वो बॉक्स सीवर में गिर जाता है। अब किसी पतले व्यक्ति को सीवर के छेद से गुजरना पड़ेगा, जिसका अर्थ यह है कि उनका एकमात्र विकल्प एलेना है। अपने कपड़े उतारने और अपने शरीर को तेल से ढकने के बाद एलेना होल में घुस जाती है। नीचे जाने की कोशिश करने में उसकी जांघों में दर्द होता है और खून बहने लगता है, लेकिन और लोग उसे तब तक धक्का देते हैं जब तक कि वह नीचे नहीं चली जाती और गंदे पानी में गिर नहीं जाती। उसे सिरिंज के डिब्बे को खोजने में ज्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन वह नाचो को नीचे कर रहे तार से बांधने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह जानती है कि वो सभी उसका यूज कर लेंगे और उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एलेना उनसे बेहतर बनना चाहती है, इसलिए वह खुद भी एक का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन अगर दूसरे इस बारे में उचित चर्चा चाहते हैं तो उन्हें भी नीचे आना होगा। ये लोग होल को बड़ा करने के लिए पाइप के एक टुकड़े का उपयोग करते हैं। तब एलेना खोजबीन करती है। कुछ दूर आगे जाकर एलेना एक नाली ढूंढती है और सिरिंज को दीवार के एक छेद पर छिपा कर रख देती है। सड़कों पर विशेषकर एजेंट और पुलिस अभी भी क्षेत्र के आसपास होते हैं और बाहर से निकाले गए शव की देखभाल कर रहे होते हैं। फिर एलेना स्टोर रूम के छेद में वापस आती है, जहां वह पाती है कि पुरुष लोग पहले ही आ चुके हैं और अब ट्रिनी के आने में मदद कर रहे हैं। फिर ट्रिनी के गिरने से सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। सैतूर और ट्रिनी शांत हो जाते हैं, लेकिन नाचो बंदूक वापस लाने की कोशिश में इजराइल पर कूद जाता है। पानी के भीतर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ शॉट लागने के बाद नाचो जीत दिखाते हुए पानी के बाहर निकलता है, यह कहते हुए कि यह इजराइल था जिसने शूटिंग की थी, और नाचो द्वारा बंदूक लेने के बाद वह पानी में गायब हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि नाचो ने इजराइल को मार डाला, जो दूसरे से अधिक हिंसक कार्य कर रहा है। हर किसी के पागल होने से तंग आकर एलेना नाचो से बंदूक फेंकने का अनुरोध करती है, यदि वह चाहता है कि उसे सिरिंज तक वह ले जाए। जैसा वह कहती है वैसा करने के बजाय नाचो ने सतूर को मारने की धमकी दी। अब एलेना के पास उन्हें पहले से दीवार पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। रास्ते में ट्रिनी उसे उस थैले का उपयोग करती है जिसमें उसने पहले इजराइल के लिए दिए गए सिक्कों का इस्तेमाल किया था, और सिक्कों को जमीन पर गिरा दिया था ताकि वे वापस आते हुए अपना रास्ता ढूंढ सकें। जब वे एक अंधेरी सुरंग में पहुंचते हैं तो ट्रिनी रोती है, यह नाटक करते हुए कि सतूर उसे धक्का दे रहा है, जबकि वास्तव में वह उसे पानी में धकेल रही होती है। फिर वह उसकी मदद करने की कोशिश करने का नाटक करती है और सच में वह उसका सिर पकड़ रही होती है और उसे डूबने के लिए नीचे रखती है। नाचो कुछ रोशनी पाने के लिए एक शॉट फायर करता है और देखता है कि ट्रिनी क्या कर रही है, इसलिए वह जल्दी से पानी में कूद जाता है ताकि सतूर को बाहर निकालने में मदद मिल सके। फिर वे ट्रिनी को बंदूक की नोक पर रखते हुए अधिक रोशनी वाली सुरंग में चले जाते हैं, लेकिन नाचो उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं करता। ट्रिनी कबूल करती है कि उसे दिखना पसंद नहीं है
और वो बंदूक पकड़ लेती है, इसे कोने के चारों ओर ले जाती है ताकि चीज़ों को खुद खत्म कर सके। बाकी तीनों सिरिंज खुद ढूंढकर आपस में बांट लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उन्हें सिक्कों को उछाले जाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे देखने के लिए जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और ट्रिनी के शरीर को उसकी आंखों पर सिक्कों के साथ मिला होता है। ये एक ट्रैप होता है, क्योंकि जब वे ट्रिनी से विचलित होते हैं तो इजराइल पीछे से उनके पास आता है और शत्रु को मार देता है। वह फिर एलेना और नाचो का पीछा करता है, जो सुरंगों से तब तक दौड़ते हैं जब तक उन्हें सीढ़ियों का एक सेट नहीं मिल जाता है जो उन्हें बाहर ले जाता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं, एलेना ऊपर की तरफ चढ़ती है और अपना सिरिंज खो देती है। तभी नाचो को इजराइल द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह देखते हुए कि उसके लिए अब बचने का कोई उपाय नहीं बचा है, नाचो एलेना को अपना सिरिंज देता है और सीढ़ियों से हाथ को छोड़ देता है, जिससे दोनों आदमी गिर जाते हैं और मर जाते हैं। रोते हुए एलेना खुद को इंजेक्शन लगाती है और सीढ़ियों के अंत में मैनहोल के ढक्कन पर तब तक धक्का देती है जब तक वह इसे खिसकाकर बाहर नहीं निकल जाती है। वह खुद को कंटेनमेंट जोन के दूसरी तरफ पाती है यहाँ के, इसलिए यहाँ जो लोग हैं वो उसके लुक को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे होते हैं। एक आदमी पूछने की कोशिश करता है कि क्या वह ठीक है। एक महिला उसे जैकेट देती है, लेकिन एलेना ध्यान नहीं देती है। वह बस अपने चेहरे पर एक चकित नज़र के साथ देखती है। वह अविश्वसनीय रूप से अपने दिमाग में खो गई है और यह ध्यान नहीं देखती है कि इत्तेफाक से वह उस लड़के के साथ चलने लगती है जिसके साथ वह डेट पर जाने वाली होती है। वह उसका नाम भी पुकारता है, लेकिन एलेना वह सुनती नहीं है और वह बस आगे बढ़ती रहती है।